नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल ज्ञान केंद्र पे। हम लोग कक्षा 12वीं के जीव विज्ञान पाठ 3 मानव जनन को पढ़ रहे थे, जिसमें हमने वृषण के बाह्य संरचना के बारे में पढ़ लिया था। जिसके अंतर्गत हमने जाना था कि वृषण पालिका 250 होती है और उस वृषण पालिका में शुक्राणु प्रजनक नलिका 1 से 3 होती है। शुक्राणु प्रजनक नलिका किसे कहते हैं? तो जिसमें शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ये सभी हम लोग पढ़ चुके थे। यौनिक आवरण, श्वेत आवरण, संवहनी आवरण, ये सभी क्या करते हैं? तो जो वृषण होता है उसको सुरक्षा प्रदान करते हैं। हमारा क्या है? वृषण है। ये जो 3 आवरण आप लोग को दिखाई दे रहे हैं, ये सब क्या करते हैं? इसको सुरक्षा प्रदान करते हैं बाहरी आघातों से। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं कि यौनिक आवरण होता क्या है। देखिए, ये यौनिक आवरण बोला जा रहा है कि वृषण के बाहर की ओर पतला आवरण होता है। जो वृषण के बाहर की ओर पतला आवरण होता है, जिसे यौनिक आवरण कहते हैं। यौनिक आवरण वृषण के चारों तरफ नहीं पाया जाता है। एक बार हम लोग फिर इस संरचना को देखते हैं। देखिए, ये वृषण का सबसे क्या है? बाहरी वाला भाग है। बोला जा रहा है कि जो वृषण के सबसे बाहर में पाया जाता है, जो बाहर का आवरण होता है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? यौनिक आवरण बोलते हैं। और यौनिक आवरण वृषण के चारों तरफ नहीं पाया जाता है, क्योंकि यहाँ से देखिए, यहाँ से यह मुड़ गया है। इतने ही दूर में केवल क्या पाए जाते हैं? यौनिक आवरण पाए जाते हैं। इसके बाद बोल रहा है श्वेत आवरण। यौनिक आवरण के नीचे घना मोटा श्वेत तंतुओं का बना एक संयोजी उत्तक का मोटा आवरण पाया जाता है, जिसे श्वेत आवरण कहते हैं। श्वेत आवरण वृषण के चारों तरफ उपस्थित होता है। इन संरचनाओं को देखें तो इसका अगर दूसरा एग्जाम्पल देना है तो यौनिक आवरण के ठीक नीचे वाला भाग, अर्थात ये वाला भाग जो है, ये वाला, इसी को बोलते हैं श्वेत आवरण, जो यौनिक आवरण के नीचे होता है। और इनके बीच में कुछ द्रव्य पाए जाते हैं। यौनिक आवरण और श्वेत आवरण के बीच में कुछ द्रव्य पाए जाते हैं, जो बाहरी आघातों से इस वृषण की रक्षा करते हैं। उसके बाद आता है संवहनीय आवरण किसे कहते हैं? तो यह वृषण का सबसे आंतरिक आवरण होता है, जो महीन पतला संयोजी उत्तक का बना होता है। यौनिक आवरण तथा श्वेत आवरण के मध्य द्रव्य पाया जाता है, जो वृषण को बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है। फिर से संरचना को देखते हैं तो इसमें देखिए कि जो सबसे अंदर वाला भाग है, ये जो अंदर वाला भाग है, इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं हम लोग संवहनीय आवरण। ये जो संवहनीय आवरण जो होता है, यह सबसे वृषण का सबसे आंतरिक भाग होता है, जो कि श्वेत आवरण के नीचे होता है। और आप लोग को पहले ही बता चुके थे, यौनिक आवरण और श्वेत आवरण के बीच कुछ द्रव्य पाए जाते हैं, जो वृषण को बाहरी आघातों से रोकते हैं, बाहरी आघातों को रोकते हैं। अब देखिए, वृषण का आंतरिक संरचना। वृषण का आंतरिक संरचना, इसमें बोला जा रहा है कि मनुष्य के वृषण में 250 त्रिभुजाकार संरचना पाया जाता है। जो मनुष्य का वृषण होता है, उसमें 250 त्रिभुजाकार संरचना पाया जाता है। अभी आपको हम त्रिभुजाकार संरचना दिखाएंगे। और प्रत्येक वृषण पालिका में 1 से 3 शुक्रजनक नलिका सेमिनिफोरस ट्यूबुलस पाए जाते हैं। प्रत्येक शुक्रजनक नलिका के अंतर्गत निम्न कोशिकाएं पाए जाते हैं। पहले हम लोग यह समझ लें कि उसमें क्या क्या पाया जाता है वृषण पालिका में। तो देखिए, चित्र संरचना ये वृषण का है। इसको अगर हम लोग इधर बनाएं, इस प्रकार से इसका संरचना बनता है। और इस प्रकार की संरचना में हम लोग फिर
इतना दूर तो घिरा हुआ है। और इसके बाद देखिए यहाँ पे त्रिभुजाकार संरचना बना हुआ है। ये जो त्रिभुजाकार संरचना है इसके बीचों बीच तीन गो शुक्र, एक शुक्रजनक नलिका हो सकती है, एक से लेकर 3 शुक्रजनक नलिका हो सकती है। और इन्हीं शुक्रजनक नलिकाओं में ये जो शुक्रजनक नलिका हैं, इन्हीं शुक्रजनक नलिकाओं में शुक्राणु का निर्माण होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वृषण पालिका कुल कितने होते हैं, तो वृषण पालिका कुल कितने होते हैं? वृषण पालिका होते हैं 250। और प्रत्येक वृषण पालिका में 1 से लेकर के 3 शुक्रजनक नलिका पाई जाती हैं और उसी शुक्रजनक नलिका में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। आशा करता हूँ आपको यह अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब देखिए, जो प्रत्येक शुक्रजनक नलिका हैं उसके अंतर्गत निम्न कोशिकाएं पाई जाती हैं। पहला आता है नर जन्म कोशिका, जिसे शुक्राणु जनन कोशिका भी कहते हैं। दूसरा आता है सर्टोली कोशिका, जिसे नर्स सेल कहते हैं। आपको बताएंगे कि इसे नर्स सेल ही क्यों कहा जाता है। काफ़ी यह पेचीदा क्वेश्चन है। तीसरा है अंतराली कोशिका, जिसे लीडिंग कोशिका भी कहते हैं। ये सभी वृषण के अंदर की जो कोशिकाएं होती हैं उनका यह संरचना है। देखिए, ये वृषण होता है। अब इस वृषण का संरचना में इन 3 कोशिकाओं को पाया जाता है। इस वृषण में क्या होता है, ये जो त्रिभुजाकार संरचना आप लोग को दिखाई दे रहे होंगे और इसके बीच कुछ कोशिकाएं आप लोग को दिखाई दे रही होंगी। ये जो त्रिभुजाकार संरचना है और इसके बीच ये सब क्या है? कोशिका हैं। और ये प्रत्येक कोशिका विखंडित होकर के परिपक्व होकर के यहाँ पे शुक्राणु का निर्माण करती है। शुक्राणु आकर के इस सर्टोली कोशिका पे आके चिपकते हैं और जिनके कारण इनका क्या होता है? पोषण होता है। सर्टोली कोशिका पोषण प्रदान करने का कार्य करती है, इसलिए इसे नर्स सेल भी कहते हैं। चूँकि जो नर्स होते हैं, जितने भी मरीज होते हैं, उनको पोषण देते हैं, उनकी सुरक्षा करते हैं, कब उनको दवाई देनी है, कब उनको खाना देना है, किस प्रकार उनको रखा जाए कि वो अच्छी तरह से स्वस्थ रहेंगे, उसे नर्स बोलते हैं। तो यह सर्टोली कोशिका भी एक नर्स का ही कार्य करती है, इसलिए जो शुक्राणुओं को क्या करती है? पोषण प्रदान करती है। और ये जो नर जर्म कोशिका है, जो आगे चल कर के परिपक्व होकर के शुक्राणु का निर्माण करती है, और ये बाद में नीचे वाला जो कोशिका पाई जाती है इसके अंदर, इसी को बोलते हैं अंतराली कोशिका। आइए देखते हैं नर जर्म कोशिका किसे कहते हैं। नर जर्म कोशिका में लगातार विभाजन से कई स्तर परत बनते हैं तथा इनके परिपक्वन से शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु के निर्माण की इस क्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। तो बोला जा रहा है कि नर जर्म कोशिका में क्या होता है? लगातार विभाजन होते रहता है, कोशिका का विभाजन होते चला जाता है। तो जब कोशिका का विभाजन हो जाता है तो कोशिकाएं परिपक्व हो जाती हैं, और जब परिपक्व हो जाती हैं तो शुक्राणु का निर्माण हो जाता है। इसे क्या बोलते हैं? शुक्राणु जनन प्रक्रिया या नर जर्म कोशिका बोलते हैं। बोला जा रहा है कि नोट, मानव में शुक्राणु जनन की प्रक्रिया 72 घंटे में पूरी होती है। जो मानव में जो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया है वो कितने घंटे में पूरे होती है? 72 घंटे में पूरे होती है। उसके बाद सर्टोली कोशिका किसे कहते हैं? तो सर्टोली कोशिकाएं शुक्राणुओं के पोषण प्रदान करने का कार्य करते हैं। जो सर्टोली कोशिका होती है वो शुक्राणुओं को क्या करती है? पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। सर्टोली कोशिका के इन्हिबिन हार्मोन का स्राव होता है, जो शुक्राणु जनन की क्रिया को प्रेरित करने वाले हार्मोन का क्या करता है? नियमन करता है। अब देखते हैं अंतराली कोशिका क्या होती है। तो अंतराली अवकाश में पाए जाने वाली कोशिका को अंतराली कोशिका कहते हैं। जो अंतराली अवकाश में पाए जाने वाली कोशिका होते हैं उसे क्या बोलते हैं? अंतराली कोशिका बोलते हैं। बोला जा रहा है कि अंतराली कोशिका के द्वारा नर हार्मोन का स्रावन होता है, जैसे टेस्टोस्टेरोन, और अंतराली कोशिका के द्वारा ये क्या होता है? नर हार्मोन का स्रावन होता है। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।